देखो हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी कुछ। हम पहले ना एक ट्राइंगल ले लेते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे इसका नाम हमने रख दिया ABC रख दिया। मिड पॉइंट थ्योरम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन बनानी पड़ती है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये कहते हैं कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके बीच के हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं मिड पॉइंट्स। जैसे इसका नाम मैंने D रख दिया, इसका नाम मैंने E रख दिया, और अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका DE वो पैरेलल रहेगा BC के, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि यही वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। देखने से दिख रहा है कि ये लाइन इस लाइन की से छोटी है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन की हाफ होनी चाहिए। तो इस बात को हमने प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम में। इस बात को प्रूव करने के लिए हम इसके कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इसको इस तरह से रेडी मतलब बनाना होता है, ठीक है। ये लाइन छोटी होगी, थोड़ा ठीक से बना देना। तो इस तरह से हमने एक लाइन को बनाना है, ठीक है, थोड़ा आगे तक। और ये जो DE लाइन है ना उसको आगे प्रोसीड कर देना ताकि ये एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का वो हो जाएगा, फिगर बन जाएगी, ठीक है। अब मिड पॉइंट थ्योरम में ये क्या रखा है, गिवन में हम ये लिख देते हैं कि D and E आर 2 मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, ठीक है। कि जो D है वो AB के का मिड पॉइंट है और जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। अब D इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा, और E इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब AE इज इक्वल टू CE हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और 2 प्रूव में क्या लिख के दिखा देंगे कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है और ये लाइन इस लाइन की हाफ भी है, तो ये हमें प्रूव करके दिखानी है। तो हमने यहाँ लिख के दिखा दिया DE है पैरेलल है BC के और DE हाफ है किसकी, BC के। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। अब इसके प्रूफ में हम क्या लिख लेते हैं, हम प्रूफ में ले लेते हैं एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइंगल हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू नीड इसमें से हम ये देख लेंगे कि कौन सी साइड किस चीज़ के इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। इसलिए पहले हम इन वाले ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया ADE और CE, इसका नाम हमने रख दिया F, CEF। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, ये 2 ट्राइंगल हमने ले लिए। अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक ये वाला एंगल ले लिया, एक ये वाला एंगल ले लिया, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2 रख दिया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। या तो तुम इसको 3-4 नाम लिख दो, या फिर पूरा नाम लिखो AED और CEF। इसको शॉर्ट करने के लिए एंगल 3 और एंगल 4 लिख दिया, ताकि एंगल के नाम तुम गलत ना लिखो। एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो AD है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। या हम ये कह सकते हैं कि जो AD है वो क्या दे रखा है हमें, BD के इक्वल दे रखा है। और हम इसमें ये कह सकते हैं AE। अब ये वाली लाइन इसके लिए तो प्रूव हो नहीं सकती, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद हम ये कह देंगे कि जो AE है ना वो CE के इक्वल है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आ गया ना इसमें, ई दोनों में आ गया। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया। इसका मतलब AE इज इक्वल टू CE हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें क्या है, गिवन भी थी, ठीक है। क्यों गिवन थी, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, इसका मतलब AE इज इक्वल टू CE। ऊपर लिखा था ना हमने कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब AE इज इक्वल टू CE, तो इसी को हमने यूज़ कर लिया। तो बाय AAS या ASA कोई भी लगा सकते हो। अगर AAS लिख रहे हो तो पहले एंगल साइड लिखोगे, या फिर AASA भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। एंगल साइड एंगल उस हिसाब से लिखोगे जो तुम इसमें से यूज़ कर रहे हो। तो इन दोनों में से किसी को भी एक यूज़ करके ये बता देना कि ट्राइंगल ADE के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव कर दिया तुमने इतनी बात। अब तुमने ये ट्राइंगल को प्रूव कर दिया, हमें ये पता है कि जो AD है, अब यहाँ से ये चीज़ पता लगी AE CE के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाकी जो चीज़ें बची ना उनको भी लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू CF बाय CP CT से। देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल ही तो बची। तो AD इज इक्वल टू CF, ये CP CT से लिख देंगे। और जो DE है ना वो EF के इक्वल है। ये हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इसका यूज़ आगे होएगा, तुम इसको साइड पे लिख लो फिलहाल। अभी DE इज इक्वल टू EF है, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं है, बाद में यूज़ होएगा। ये साइड हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली, और ये वाली साइड इसके इक्वल यहाँ पे हमने लिखी दी। अब क्या है, अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पर हमें ये पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BD। अभी ऊपर प्रूव किया था ना हमने, लिखा होगी गिवन था ये तो कि D इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। ऊपर लिखा ना D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब ये चीज़ हमें गिवन थी। इसको हमने क्या कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं AD जब इसके इक्वल है, AD इसके इक्वल है, इसका मतलब BD CF के इक्वल भी तो हो जाएगा ना। तो AD से एक तरीके से कट जाएगा, तो BD इज इक्वल टू CF के इक्वल हो गया। अब
इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। जब बी डी, ये जो बी डी इसके इक्वल है, इसका मतलब इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसके पैरेलल भी होगा। तो बी डी पैरेलल है किसके, सी एफ के, इसको इक्वेशन 4 ले लो। ठीक है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन की थी ना हमने, तो जो बी डी है वो सी एफ के इक्वल है तो इसका मतलब पैरेलल भी होगा। इसको इक्वेशन थर्ड ले ली, इसको इक्वेशन 4 ले ली। इसका मतलब अब हम इसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी सी एफ है ना, या बी सी एफ डी, मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसको लिख लेना बी डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये लिखेंगे कि अब यहाँ तक हमने लिख दिया, फिर हम लिखेंगे जब ये साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम में तो ये होता है ना, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, ये लिखते हैं हम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डी एफ है, 2 मिनट के लिए को मत देखना, पूरी लाइन को देखना, जो डी ई है एफ है सॉरी, वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। डी एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। इसका मतलब डी एफ इक्वल हो गया बीसी के। जब देखो, लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाली लाइन लेनी है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है इसका मतलब ये लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी ना, तो इसका मतलब हमने यहाँ लिख दिया डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, करना है इसको, ये चीज प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें टू प्रूव में इसको प्रूव करना है, हमने इसको यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है जो डी एफ है ना वो बी सी के इक्वल है, डी एफ बी सी के पैरेलल था, इसका मतलब डी एफ बी सी के इक्वल भी हो गया। अब जो डी एफ है इसको हम ये लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डी एफ को लिख दिया डी ई प्लस में ई एफ के इज इक्वल टू बी सी। इसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो, या दोनों का हाफ कर दो। ठीक है, दोनों तरीके बता देते हैं। पहला मेथड ये रहता है कि डी ई एफ को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, डी ई प्लस ई एफ के इज इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें ये ऊपर लिखवाया था ना डी इज इक्वल टू ई एफ, जब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे, मैंने कहा था ये चीज़ बाद में यूज होगी, डी ई इज इक्वल टू ई एफ। तो तुम यहाँ पे ना लिख दो डी ई इज इक्वल टू ई एफ था, मतलब ई एफ को तुम डी ई लिख सकती हो इज इक्वल टू बी सी, इनको प्लस करोगी तो 2 डी ई इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इस 2 को नीचे लेके आ जाओ तो ये हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई। अब इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकती हो, डी एफ इक्वल है बी सी के, तो दोनों तरफ ना हाफ कर दो, हाफ डी एफ कर दो, हाफ बी सी कर दो। अब हाफ तो बी सी एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते, क्योंकि बी सी का हाफ हम क्या लें, कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन डी एफ का हाफ तो ले सकते हैं ना, डी एफ का हाफ क्या है, डी ई है। तो इसका मतलब हमने डी एफ के हाफ की जगह डी ई लिख दिया। या तो तुम हैंस प्रूव, या तो इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है।